बड़ी खबर, कीव के आसमान में रूसी मिसाइल दिखाई दी है। यूक्रेन ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। रिहायशी क्षेत्र में गिरा मिसाइल का मलबा। रूसी KH-101 को तबाह करने का दावा किया गया है। कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं रूस की क्रूज मिसाइल को। इसमें यूक्रेन हवा में ही नष्ट करता नजर आ रहा है। और यूक्रेन के सीमावर्ती शहर सूमी में बड़ा हमला। जी हां, MLRS सोरागन से रूस की बारूदी बौछार। यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर ताबड़तोड़ अटैक, कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह करने का दावा। और वहीं निप्रो से खेरसोन तक रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। निप्रो में फैब बमों से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, कैसा प्रचंड प्रहार था ये। खेरसोन में यूक्रेनी गढ़ पर कब्जे का दावा कर दिया गया है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन ने मिसाइल इंटरसेप्ट की है रूस की, और इसे हवा में ही नष्ट किया गया है। KH-101 मिसाइल थी ये। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देखिए, यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर अटैक करके इसे उड़ा दिया गया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है, क्योंकि निप्रो से लेकर खेरसोन तक बारूद बरसाया है रूस ने। तो यूक्रेन के निप्रो में रूस का बड़ा हमला। जी हां, पावलोहग्राद में ड्रोन से नॉन स्टॉप अटैक किया गया है। ऊर्जा ठिकाने और रिहायशी क्षेत्र में टारगेट किया गया है, और रूस के हमले से यहां पर भारी तबाही हुई। और रूसी हमलों से भड़के यूक्रेन ने पलटवार किया है। रूस के व्लादिमीर प्रांत में ड्रोन अटैक की खबर है। ऑयल डिपो को यूक्रेन ने किया है टारगेट। देखिए, तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। ऑयल डिपो को कैसे बनाया गया है निशाना। इधर ज़पोरिज़िया में आर पार की जंग जारी है। AFU के ठिकानों पर आर्टिलरी अटैक, यूक्रेनी पोस्ट पर जबरदस्त शेलिंग की गई है। UAV कमांड पोस्ट तबाह करने का दावा। और वहीं राजधानी कीव पर रूस के बड़े हमले का अलर्ट जारी हुआ है। किसी भी वक्त कीव पर भीषण हमला मुमकिन है। रूस ने विदेशी नागरिकों को कीव छोड़ने के लिए कह दिया है। यूनिवर्सिटी पर यूक्रेन के हमले से गुस्से में है रूस। 21 लोगों की मौत से सब्र का बांध टूट गया है, रूस की तरफ से ये कहा गया है। वहीं रूसी विदेश मंत्री ने यूएस को दी है जानकारी, कीव पर जल्द विध्वंसक हमला होगा, लावारोव ने कहा। लावारोव ने यूएस विदेश मंत्री रूबियो से कहा, रूस अब यूक्रेन पर घातक हमला करेगा। तो ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे। एक तरफ तो अब बड़े हमले की चेतावनी दी है रूस ने, और विदेशी नागरिकों को कीव खाली करने के लिए कहा है। बड़ा अलर्ट रूस की तरफ से कीव को लेकर। वहीं दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री ने यूएस को भी जानकारी दी है। इस संबंध में बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है रूस की तरफ से। तो देखिए, कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी पर हमला करना यूक्रेन को बहुत भारी पड़ रहा है। रूस आगे और बड़ा बदला लेगा, यह तय माना जा रहा है। रूस की तरफ से चेतावनी क्या दी गई है आपको बताते हैं, क्योंकि रूस भड़का हुआ है इस हमले के बाद। कहा गया है कि विदेशी नागरिक अब राजधानी कीव को तुरंत छोड़ दें। राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी यहां से निकल जाएं। नागरिक, सैन्य और सरकारी ठिकानों से लोग दूर रहें, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। रूस क्यों भड़का हुआ है, रूस की इस नाराजगी के पीछे का कारण भी आपको बता दें। स्टारोबिल्स्क में यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया था यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 21 लोगों की मौत हुई थी। अब आगे क्या होगा, तो कीव पर 24 मई से भी बड़े हमले की तैयारी है। रूस ने अमेरिका को इसकी जानकारी भी दे दी है। जी हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु मौजूद हैं। शरदेंदु जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, और जब ओर्शनिक से हमला किया गया था रूस की तरफ से, यूक्रेन को दहलाया गया था, बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब रूस का बदला पूरा हुआ।
लेकिन अभी तो और ज्यादा तबाही मचाने के लिए बेकरार नजर आ रहा है रूस। देखिए, जिस तरीके से यूक्रेन ने इसको फर्दर इंटेंसिफाई किया है, मेरा मानना है कि रूस इसका जरूर बदला लेगा। और जिस तरीके से पुतिन ने बोला है और जिस तरीके की वार्निंग उन्होंने जारी की है कि विदेशी नागरिक छोड़ दें कीव को, राजनयिक वहां से निकल जाएं, तो एक बड़े हमले की तैयारी और इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी है। और जब तक कीव को पूरी तरीके से वो नेस्तनाबूद नहीं कर देते, ढहा नहीं देते, तब तक यूक्रेन पे वो फतह अपनी नहीं मारेंगे। तो अगर ये ऐसा एक्शन होता है तो क्या नाटो की क्या भूमिका होगी, अमेरिका किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये देखने वाली बात है। एक तरफ जब अमेरिका ने 5000 सैनिक पोलैंड में डिप्लॉय किए हैं, एक तरीके से नाटो कंट्री जिसमें जर्मनी और यूके शामिल है, उन्होंने अपने युद्ध की नई तरीके से तैयारी की है। जब रशिया को ये सारी चीजों को वे करना पड़ेगा। अगर ये लोकलाइज अफेयर सिर्फ कीव तक नहीं रहने वाला, अगर कीव पे बड़े हमले हुए तो हो सकता है ये वॉर स्पिल ओवर हो, पोलैंड की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। तो एक सारी चीज़ों को आपको वे करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि आज की डेट में जो रशिया है वो चारों स्टेट के साथ कीव पे हमला जरूर करेगा, लेकिन उसको उसी दायरे में रखेगा जिससे कि ये फर्दर स्पिल ओवर ना करे। और युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक जेलेंस्की है। जेलेंस्की ने देखिए पूरे यूक्रेन में ड्रोन की एक नई व्यवस्था बना रखी है, इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं और ड्रोन के तहत ही वो अपने हमले को जारी रखे हैं, जिसमें लगातार वो क्षति रूस को पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डॉर्मेट्री में जो हमला किया गया वो हो। और साथ में आज की डेट में सूमी आज की डेट में फोकस में आया हुआ है। सूमी एक कंटिगुअस इलाका है, अगर खार्किव और सूमी को जोड़ दें तो यूक्रेन का जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है वो भी रशिया के कब्जे में आता हुआ दिख रहा है। तो एक कंटिगुअस व्यवस्था जो रशिया चाह रहा है वो पूरी होते हुए दिख रही है। लेकिन जब तक कीव को वो पूरी तरीके से गिरा नहीं लेते, युद्ध का अंत मैं नहीं देखता हूं। बिल्कुल सर, और जो ताजा हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए उससे यह भी साफ हो गया है कि जब तक कोई फाइनल असॉल्ट रूस की तरफ से नहीं किया जाएगा, शायद कीव उसके सामने सरेंडर ना करे, इस जंग को रोका ना जा सके, क्योंकि अभी भी यूक्रेन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि बड़ी तैयारी रूस की तरफ से जरूर है। और देखिए, ज़ैपोरिज़िया में रूस का ड्रोन ऑपरेशन, अलग अलग मोर्चे पर किया सटीक हमला। यूक्रेनी सेटलमेंट पर बैक टू बैक अटैक किए गए हैं। यूक्रेन के कई टोही ड्रोन तबाह कर तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो सेटलमेंट को टारगेट किया गया, दूसरी तरफ आप देखिए कई सारे जो टोही ड्रोन्स थे उनको भी निशाना बनाया गया, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, यूक्रेन की सेना के बैरक्स को टारगेट किया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ड्रोन्स जो थे यूक्रेन के, उनको भी निशाना बनाया गया है। और वहीं यूक्रेन पर नए ड्रोन से हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन में पहली बार दिखा गेरैन 4 ड्रोन। 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस हमले को अंजाम दिया गया। टर्बो जेट इंजन से लैस है ये रूसी ड्रोन और पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है। अब बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है रूस, ये इस तस्वीर से भी साबित होता है। और लुहांस्क में शैडो मिसाइल से अटैक, रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला, रूसी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से प्रहार। और वहीं रूस और ब्रिटेन के बीच टकराव की आशंका सामने आई है। ब्रिटेन के पास समंदर में दिखे रूस के युद्धपोत। 30 मील की दूरी पर दिखा एडमिरल ग्रिगोरोविच। क्रूज मिसाइलों से लैस थे रूस के जंगी जहाज। शैडो फ्लीट की सुरक्षा में तैनात थे नेवी शिप। ये देखिए, तो देखिए, तनाव की एक स्थिति बन ही रही है और जैसा कि ब्रिगेडियर शरदेंदु कह रहे थे कि कहीं ये तनाव स्पिल ओवर न कर जाए। अब रूस और ब्रिटेन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन के साथ पहले से भी तनाव था, लेकिन बदले हालात में अगर ये स्थिति समंदर में और गहराती है तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो तनाव है किसी संघर्ष में बदल जाए। फिलहाल जो स्थितियां बनी है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन ग्रिगोरोविच, ये क्या है, ऑपरेशन हुआ क्या है, इसको लेकर दावा क्या है। तो समंदर में रूस और ब्रिटेन के बीच जंग की आशंका। रूस के 2 युद्धपोत ब्रिटेन के पास इंग्लिश चैनल से गुजरे। एडमिरल ग्रिगोविच ब्रिटेन से 30 मील दूर दिखा और कीर स्टारमर की चेतावनी के बावजूद
रूस की यह हिमाकत सामने आई है। रूस के दोनों शिप शैडो फ्लीट की सुरक्षा में तैनात थे। आगे क्या होगा? रूसी युद्धपोत का ब्रिटेन के नजदीक आना यह सामान्य बात नहीं है। रूसी वॉरशिप को ब्रिटेन की सेना ने रोका तो इससे टकराव बढ़ेगा। बड़ी बात यह कि पश्चिमी प्रतिबंध के बाद शैडो फ्लीट से तेल भेजता है रूस, तो एक तरीके से अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश, और कहीं ना कहीं एक वाटर टेस्टिंग भी चल रही है। जो हालात हैं पांडे सर, क्या रूस का मनोबल या कह सके कि दुस्साहस बढ़ा है? क्योंकि नाटो में जो फ्रैक्शन है वो दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन के साथ कौन खड़ा होगा ये भी स्पष्ट नहीं है, और अपनी ताकत और अपने व्यापार को बढ़ाते हुए कहीं कुछ टेस्ट तो नहीं कर रहा है रूस की? देखे तो जरा वाकई में हिम्मत है भी या नहीं ब्रिटेन की? देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव है वो एक नए रूप में नजर आ रहा है। वो एस्केलेशन है केवल एयर स्ट्राइक के बदौलत, और इसमें एस्केलेशन कैसे किया जा रहा है? लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल्स। जब मैं प्रोजेक्टाइल्स बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्रूज मिसाइल्स या ब्लास्टिक मिसाइल के साथ ड्रोन्स का, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें हैवी पेलोड के साथ डैमेज किया जा रहा है। यूक्रेन ने बहुत ही वाइटल जो ऑयल डिपोज और फैसिलिटीज़ थी रशिया की, उनको डैमेज किया। और अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि स्टूडेंट डॉर्मेट्री को वहाँ पर जो है निशाना बनाया, काफ़ी पूरे यूरोपियन देशों ने काफ़ी उसके प्रति जो है अपनी संवेदना जताई है। लेकिन कीव को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और कीव से लोगों को दूर रहने के लिए क्यों कहा गया? साथ में ये भी कहा गया कि सैन्य और प्रशासनिक जो केंद्र हैं उनसे आम लोग दूर रहें। इसका मतलब ये जो सिस्टमैटिक अटैक्स की बात की जा रही है रशिया द्वारा, ये उनको लक्ष्य बनाएगा। क्यों चुना जा रहा है? देखिए, मुख्य कारण है कि पिछले अगर एक माह का अगर पूरा आंकलन करें, एक माह से अधिक का समय की ड्रोन से जो क्षति पहुंचाई है यूक्रेन ने, वो निश्चित रूप से रशिया को उसने अचंभे में डाल दिया है। और कीव में ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिजाइन, प्रोग्रामिंग और सप्लाई, ये सभी जो है विस्तृत इलाके में फैला हुआ है। और इन सबको टारगेट करने के लिए जो है रशिया अब जो है कदम बढ़ा रहा है। तो क्योंकि वो जानता है कि अगर प्रोडक्शन लाइन को समाप्त कर दिया जाएगा तो यूक्रेन की मारक क्षमता निश्चित रूप से प्रभावित होगी और वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अभी जो नई बातें डेवलप हो रही हैं कि यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वो प्रेशर में हैं कि सोचकर कि शायद स्पिल ओवर हो जाए। हालांकि इसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि स्पिल ओवर हो, क्योंकि उसके पास वो उतनी जो है रिसोर्सेज अभी नहीं है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या एमुनेशंस और बाकी एसेट्स की बात है। तो ऐसे हालात में निश्चित रूप से यूरोपियन कंट्रीज को वो सभी महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे जो अगर लड़ाई होती है तो वो कदम बढ़ा सकें। साथ में जो गिरगोविच की बात हो रही है, ऑपरेशन गिरगोविच की, इसमें देखा गया ब्रिटेन और रूस के बीच में काफ़ी लंबे समय से जो है इंटेलिजेंस कलेक्शन के बारे में कदम उठाए गए हैं। और सबमरीन के द्वारा जो है रशिया ने काफ़ी जो है वो उन परिधियों में गया जहाँ पर कि मना है जाना उसको, उसने ब्रिटिश के उन लाइनों को क्रॉस किया। ऐसी हालत में रूस को लगा कि शायद रशिया तैयारी कर रहा है उन पर अटैक करने की। लेकिन देखना यह होगा कि रशिया के अटैक के बाद अमेरिकी रुख क्या होता है, क्योंकि अमेरिकी और नाटो कंट्रीज के बीच में जो समीकरण है वो निश्चित रूप से लंबे समय के निष्क्रियकरण से प्रभावित हुआ है। बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर और आ रही है। रूस का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है, क्योंकि लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से यूक्रेन में। यूक्रेन ने रूस का ड्रोन नष्ट किया है। शाहेद ड्रोन को लेकर यह खबर है, जहां पर यूक्रेन की तरफ से फायरिंग की गई है। तस्वीरें सामने आ गई हैं। यूक्रेन की तरफ से ही यह तस्वीर जारी की गई है, यह वीडियो जारी किया गया और दिखाया गया कि कैसे हमने रूसी शाहेद ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। तो देखिए, ये तस्वीरें बड़ी खास हैं, किस तरह से एक के बाद एक खतरनाक ड्रोन्स के जरिए रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे बेहद घातक माने जाने वाले रूसी शाहेद ड्रोन को यूक्रेन ने हवा में ही तबाह कर दिया है। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेन की भीषण बमबारी। जी हां, MiG-29 से यूक्रेन का हवाई हमला, रूसी ड्रोन टीम को टारगेट किया है। और वहीं रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमले जारी हैं। ब्रियांस्क में ऑयल डिपो पर कीव का अटैक। रूस की सिजरान रिफाइनरी पर भी असर पड़ा है, ये पूरी तरह से ठप हो गई है। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था और अब खबर सामने आ रही है कि ये रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई।
चलिए और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस के कौन कौन सी रिफाइनरीज पर हमले किए हैं, किन किन रिफाइनरी को टारगेट किया है। यूक्रेन युद्ध में जो विनाश हुआ है अब तक, उसमें रूस के तेल में आग लगी हुई है और कब कब कैसे ये हमले किए गए, एक एक करके आपके सामने वो जानकारी। देखिए 25 मई 2026 को बात करें तो बेलेट्स ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया है और सेना के लिए ईंधन यहां से सप्लाई होता था, जिसको टारगेट किया गया यूक्रेन के द्वारा। अगली तारीख है 21 मई 2026, यहां पर सिजरान रिफाइनरी को टारगेट किया गया। रिफाइनरी पूरी तरह से इस हमले में ठप हो गई। जी हां, तो एक के बाद एक यूक्रेन युद्ध में देखिए कैसे विनाश हो रहा है, रूस के तेल में कैसे आग लग रही है। 20 मई 2026 को भी नॉर्थ सी रिफाइनरी पर हमला हुआ था और यूक्रेन ने 2 बार यहां ड्रोन से प्रहार किया। तो एक के बाद एक लगातार हमलों की डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। 19 मई 2026 को यारोस्लाव रिफाइनरी पर अटैक किया गया था और सबसे बड़ी वजह यहां पर हमले की यह थी कि सेना के लिए ऑयल सप्लाई इसी यारोस्लाव रिफाइनरी से होती थी। इसके अलावा 17 मई 2026 को मॉस्को की रिफाइनरी पर अटैक हुआ और मॉस्को का 40% ऑयल उत्पादन यहीं से होता था। तो बड़ा नुकसान रूस का हुआ था। यूक्रेन की रणनीति को समझिए। रिफाइनरी पर हमले से रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना एक तो मकसद यह है, रूस की सेना वायुसेना के लिए ऑयल सप्लाई को रोकना, यानी सेना के लिए ईंधन का एक संकट पैदा करना भी मकसद यूक्रेन का। जी हां, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु, तेल पर बड़ी आफत आई हुई है। चाहे वो ईरान वॉर फ्रंट पर हम देखें या फिर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर भी एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। ऑयल भंडारों को निशाना बनाया जा रहा है, तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। इसका अंजाम आने वाले वक्त में, या कहा जाए आने वाले लंबे वक्त तक दिखने वाला है क्या? रिफाइनरी और ऑयल डिपो पे जिस तरीके से हमले जारी हैं, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है। अगर आप इसको ग्लोबली देखें तो अमेरिका पूरे एनर्जी सेक्टर पे कंट्रोल करना चाहता है। उसने देखिए मिडिल ईस्ट में जो हमला किया ईरान के ऊपर, वो भी एनर्जी और एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज को। जिस तरीके से आज की डेट में रशिया पे हमले हो रहे हैं, ये कंप्लीट इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका की यूक्रेन को दी जाती है और यूक्रेन इन तमाम ऑयल के जो डिपो हैं उस पे हमले कर रहा है, चाहे वो रिफाइनरी हो या डिपो हो। और साथ में जिस तरीके से लैटिन अमेरिकन कंट्री पे अमेरिका देखिए अपना कंट्रोल बनाना चाहता है, वो सारा कुछ अल्टीमेटली घूम फिर के ऑयल पे ही आता है। और इसी वजह से उन्होंने मदुरो को कैप्चर किया, अपने यहाँ लाके उनका ट्रायल कर रहे हैं। उनके भी रिसोर्सेज को अमेरिका ने मोरलेस कंट्रोल कर दिया। तो ओवरऑल पिक्चर में देखने को पड़ता है कि अमेरिका कंप्लीट एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है, जिससे वो रशिया को डेंट दे और चाइना को डिप्राइव कर सके। रशिया के पास बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व है, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, उसको अगर आप लगातार टारगेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं रशिया बैकफुट पे आएगा। और साथ में इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं है, साथ में आपने ट्रेड बैरियर रशिया के साथ लगा रखा है। कंट्रीज को आप डिक्टेशन देते हैं कि आप कब रशिया से ऑयल खरीदेंगे और कब नहीं। बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है अमेरिका सर, एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है कि रूस ऐसे हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहा, ये जानते हुए कि उसकी रिफाइनरीज लगातार कंटिन्यूअस टारगेट पे है। देखिए रूस का जो मकसद है, मैं हर बार बोलता, अगर आप अपने दुश्मन को इस तरीके से इंटैक्ट छोड़ देंगे तो वो लगातार आपको चोट पहुंचाता रहेगा। जिस इंटेंसिटी के साथ रशिया को यूक्रेन पे हमला करना चाहिए था, उस डे 1 से उसने उस तरीके से हमले नहीं किए। एक बार फुल माइट के साथ आपने अगर यूक्रेन पे हमला किया, सवाल अब यही है कि क्या वो फुल माइट अब दिखाने की तैयारी है, क्योंकि चेतावनी कीव को लेकर तो यही सामने आई है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही थी दिल्ली में और इस वक्त हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। Very good meeting. Now, this is our first meeting in 2026. We had met twice in 2025. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas
in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our four nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chains should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability, as well as that of critical minerals and resources. The goal is to intensify cooperation among ourselves while also assisting others. We, the Quad nations, are open societies who foster innovation and creativity in our quest for growth and prosperity. These forces are strengthened when we undertake more exchanges, as we intend to do. So, whether it is in business forums, healthcare initiatives, or digital activities, each facet of a joint effort makes the region that much better. As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them, while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world. The responsibilities of the Quad will grow commensurately, and we must prepare for that. So, as the host, let me thank my colleagues for their valuable contributions in what has been a very productive and forward-looking meeting. Thank you. Thank you, sir. I now invite Minister of Foreign Affairs of Australia for her remarks. Madam, the floor is yours. Thank you very much. And can I start again by thanking my good friend, Minister Jaishankar, and India for hosting today's meeting, and acknowledge my counterparts, Minister Motegi and Secretary Rubio. This is the third Quad meeting we have had since Secretary Rubio took office, and we thank him for his leadership. And as we also acknowledge Minister Motegi, who has been part of the Quad since the very beginning. And at every meeting that we have had, we have been focused on momentum and on making sure we deliver outcomes which are real, which are meaningful for our people and for the people of the Indo-Pacific. As Minister Jaishankar has said, we recognise our obligation, our responsibility to provide real choices, particularly as strategic circumstances in our region are deteriorating. The region is facing acute economic stress. We know the world is more unpredictable. We know economic volatility is increasing, and we know the consequences for our region of the Iranian closure of the Strait of Hormuz and what that means for our energy security, for our economies and for our people. We recognise the efforts of Secretary Rubio towards a diplomatic resolution to ensure freedom of navigation is restored and crucial energy supply flow, and we recognise the importance of maintaining the principle of freedom of navigation and our opposition to any tolling proposition. The Quad is today taking forward a number of new initiatives, an energy security initiative, and of course our continued work on critical minerals, because we understand that secure and reliable supply chains are a precondition to economic and strategic stability. We are also today announcing the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad Ports of the Future Partnership, where we are launching a pilot for port infrastructure in Fiji. And I was in Fiji just a couple of weeks ago, and I know how important this will be to that country. It's a practical demonstration
of our collective ability to deliver high quality, resilient infrastructure in partnership with the region and in response to Pacific priorities. In addition, we are focusing on what more we can do to assure a transparent, more secure maritime domain in the Indo-Pacific. This is the context in which freedom of navigation and strategic stability can be operationalised, and you are seeing that we will be coordinating our maritime surveillance efforts initially in the Indian Ocean and at Exercise Malabar through the Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration Initiative, and we are also expanding the Domain Awareness Initiative to the Indian Ocean. This will enable partners to access near real-time unclassified satellite tracking data to combat illegal fishing, trafficking, and also enable us to better support humanitarian disaster response. A point I do also want to emphasise in terms of outcomes we've delivered to date is that we are delivering as a collective undersea cables to all Pacific Island Forum countries, which enhances economic opportunities. We are also working together to strengthen cooperation against scam centres, particularly in Southeast Asia, building law enforcement capacity and deepening cyber cooperation. These are just some of the measures, practical measures, Quad countries are engaged in. We know we are stronger when we work together. We know we work better in partnership across our region, and we work best by listening to the priorities of our region and delivering practical outcomes to make a difference to our people's lives. Thank you very much. देखिए, चीन से ईरान तक का एजेंडा तय होता हुआ नजर आ रहा है। क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में, मेजबान एस जयशंकर। साफ तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया है कि इंडो पैसिफिक पर हमारा फोकस जरूर है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन जो आज की तारीख में प्रभावित हो रही है, खास करके जलमार्गों का जिक्र किया गया है कि जलमार्गों में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, यह कहा गया है। और यह मुझे लगता है कि इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। डीके पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, आज की तारीख में हॉर्मुज स्ट्रेट में ये जो ब्लॉकेड है, पहले ईरान का ब्लॉकेड हुआ, फिर उसके बाद अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है, आज की तारीख में ये सबसे बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि ये पूरी दुनिया पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। और क्वाड में भी इस मुद्दे पर एस जयशंकर ने बहुत दो टूक अल्फाजों में ये बात कही है कि जलमार्गों में जो रुकावट है वो अपने आप में खत्म होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से हॉर्मुज में जो हो रहा है उससे पूरा विश्व प्रभावित है, और ये कहा जा रहा है कि ये जब एक बार शांति आएगी तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, क्योंकि लोग अल्टरनेट्स के लिए खोजेंगे, ऑप्शन देखेंगे क्या है कि हॉर्मुज जैसी मुश्किलात अगर भविष्य में आती है तो उसका सामना कैसे करें। ऐसे हालात में क्वाड तो तब होगा ना जब देश सक्षम होगा लड़ने में। आज की हालत यह है कि ऑयल सप्लाई आपकी है नहीं, तो मिलिट्री जो एसेट्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप कैसे ट्रूप्स मूव करेंगे, कैसे लॉजिस्टिक चेन जाएगी, कैसे सप्लाई चेन एक्टिवेट होंगी। तो ये सारी लिमिटेशन जो है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित है कि ऑयल सप्लाई, और ऑयल सप्लाई पूरे विश्व में प्रभावित है। हम जानते हैं जापान की 80%, चाइना की लगभग 45%, भारत की खुद की जो है लगभग 45%। तो ये सभी देश जो प्रभावित हैं, तो किस प्रकार से आप लड़ेंगे, और चीन भी इस दशा में नहीं लड़ सके, तो आप पहले उसको हल करिए समस्या को जो आज की तारीख आपके सामने खड़ी है। कल तो बाद में होगा, आज के सामने हम पूरे विश्व जो जूझ रहा है एनर्जी। शरदेंदु से क्या सहमत हैं कि जो क्वाड का एजेंडा है, अपना एजेंडा है, वो अभी बैक सीट पे चला गया है इस सिचुएशन की वजह से? समंदर में एक जो फ्री एंड स्मूथ मूवमेंट है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बाधित दिखाई दे रहा है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए ऑयल सप्लाई, क्योंकि चाहे शरदेंदु जी से डेवलप कंट्रीज हो। शरदेंदु जी, देखिए, मेरा मानना है कि आज की डेट में पूरा जो एजेंडा है, चाहे वो क्वाड हो या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या ग्रुप ऑफ नेशन हो, उसमें मेन चीज़ है नेविगेशन, इंडिपेंडेंस नेविगेशन इन अ नैरो स्ट्रेट। उसमें किस तरीके से किया जाए। आपको आज की डेट में इंटरनेशनल लॉ जो है सी का, उसको बदलने की ज़रूरत है। आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या टेरिटोरियल वाटर जो नैरो स्टेट है उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। उसमें परसेंटेज लगाइए, 10% टेरिटोरियल वाटर, 15% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और बैलेंस वो है इंटरनेशनल वाटर। अगर आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरह लाएंगे तो तमाम तरीके के क्लेम दर क्लेम होते रहेंगे, जैसा कि ईरान कर रहा है। कल स्टेट ऑफ गिब्राल्टर का क्या होगा, कल
मलक्का स्टेट का क्या होगा, इन सारी चीज़ों में एक कंसर्न है। तो हिंदुस्तान ने इस कंसर्न को क्वाड में लाया कि हमें एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए, जहां जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा विश्व केंद्रित है, क्योंकि ये सबको अफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमी अफेक्टेड है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन ऊपर बिल्कुल चला सही जा बात है। और सभी क्वाड देशों ने यह कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ये जो बाधा है इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। ये तमाम देशों के हित में है, ये दुनिया के हित में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।